नमस्कार, स्वागत है आपका आर्यवर्त न्यूज में। मैं हूं दिनेश नेगी और आप देख रहे हैं आर्यवर्त न्यूज की एक विशेष रिपोर्ट। भारत के तल्ख तेवर को देखते हुए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने कदम को पीछे खींच लिया है। उन्होंने अपने प्रशासनिक कर्मचारियों को आदेश दिया है कि कनाडा में गुरुद्वारा सहित जिस जगह पर भारत विरोधी पोस्टर और झंडे लगाए गए हैं उन सबको हटाया जाए और दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्तों के बीच दरार को कम करने के लिए तमाम तरह के कदम को उठाया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अपने सरकारी कर्मचारियों के दबाव में यह फैसला लिया है। इस बार उन्होंने यह स्पष्ट करते हुए कहा है कि G20 के बैठक के बीच उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के बारे में पहले ही बता दिया था। खैर, बात करें दोनों देशों के बीच संबंध की तो ये तो खराब ही होते जा रहे हैं। भारत और कनाडा जिस तल्खी भरे मोड़ पर आमने सामने खड़े हैं उससे दोनों देशों के लिए सफर बिल्कुल खराब होने की आशंका है। 80 के दशक में खालिस्तानी आतंकियों की कनाडा में बढ़ती हुई गतिविधियों से आगाह करते हुए भारत ने कुछ आतंकियों को भारत को सौंपने की बात कही थी। इन आतंकियों में तलविंदर सिंह परमार भी शामिल था। कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने तलविंदर को भारत को नहीं सौंपा और उसी आतंकी ने 1985 में एयर इंडिया के विमान में बम विस्फोट करवा दिया था, जिसमें कनाडा के ही 268 नागरिक मारे गए थे। भारत की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए कनाडा ने एक भारी आत्मघाती भूल की थी और वह आज भी यही करता जा रहा है। साथ ही इससे आगे बढ़कर उसने भारत को आंखें दिखाने की भी कोशिश की थी। कनाडा जिन खालिस्तानी आतंकियों को लेकर भारत से चिंता जता रहा है, ऐसे ही एक और आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा ने जो बवाल काटा है वह दुनिया के सामने मौजूद है। निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाकर कनाडा भारतीय राजनयिक को अपने देश से निकाल देना, फिर भारत की ओर से कनाडाई राजनयिक का निष्कासन और वीजा पर बैन लगा देना, कुल मिलाकर ट्रूडो के उकसावे से भारत कनाडा के रिश्ते दांव पर लग गए हैं। अब कनाडा यदि ऐसे ही अपनी गतिविधियों को अंजाम देता रहा तो हालात राजनयिक संबंध खत्म होने तक जा सकते हैं। आइए जानते हैं कि ये हालात और कहां तक जा सकते हैं और समझते हैं कि जब दो देशों के बीच हालात बिगड़ते हैं तो कितने चरण से होकर गुजरते हैं। बात करें हम पहले चरण की तो ये होता है राजनयिक विरोध। बिगड़ते रिश्ते के प्रारंभिक चरण में दोनों देश राजनयिक चैनलों के माध्यम से अपनी चिंताओं और शिकायतों को व्यक्त करेंगे, जिसके चलते विश्व के कई संगठनों में कूटनीतिक हलचल बढ़ेगी। विश्व स्तर पर चल रही ईस्ट और वेस्ट की गोलबंदी और चरम पर पहुंच सकती है। दोनों देश इसमें राजनयिक उपाय कर सकते हैं, जैसे राजनयिकों को निष्कासित करना, अपने स्वयं के राजदूतों को वापस बुलाना या फिर राजनयिक संबंधों को पूरी तरह निलंबित कर देना। भारत और कनाडा एक दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित करने के बाद अब हालात और बुरे होते जा रहे हैं। कई देश अनावश्यक रूप से दोनों के बीच मध्यस्थता कराने का दावा कर सकते हैं। अमेरिका, पाकिस्तान और चीन का हस्तक्षेप अपनी अपनी रणनीति के अनुसार शुरू हो गया है। इसके चलते दोनों देशों के अन्य देशों से भी आपसी राजनयिक संबंध बिगड़ सकते हैं। और दूसरा चरण होता है आर्थिक प्रभाव का। आर्थिक प्रतिबंध, व्यापार प्रतिबंध या अन्य आर्थिक उपाय दबाव के साधन के रूप में लगाए जा सकते हैं। इसमें व्यक्ति और संस्थाओं पर टारगेटेड प्रतिबंधों से लेकर व्यापार प्रतिबंध या टैरिफ शामिल हो सकते हैं। भारत में काम कर रही कई मल्टीनेशनल कंपनियों के काम पर भी असर पड़ सकता है। निवेश भी प्रभावित होंगे और इनमें दोनों तरफ का नुकसान हो सकता है। ऐसा नहीं है कि भारत को ही इसका नुकसान होगा। कनाडा सहित पूरे अमेरिका और यूरोप की इकोनॉमी मंदी से जूझ रही है और भारत के बाजार में सबको एक उम्मीद की किरण दिख रही है। वहीं बात करें हम छात्रों के आवागमन पर रोक लगाने से, इससे दोनों देशों को भारी नुकसान हो सकता है। बात करें तीसरे चरण की तो तीसरा चरण होता है सैन्य गतिविधियों का। अक्सर दो देशों के खराब होते संबंध सैन्य तनाव में बदल जाते हैं। यदि इनकी सीमाएं नजदीक होती हैं तो देखा जाता है कि दोनों देश एक दूसरे की सीमाओं के पास सैन्य अभ्यास करने लगते हैं। सैनिकों को तैनात करना या विवादित क्षेत्र में सैन्य उपस्थिति बढ़ाना जैसे काम शुरू हो जाते हैं। अमेरिका, चीन, भारत पाक और भारत चीन के विवाद होने पर हमने अक्सर ऐसा देखा है। हालांकि कनाडा और भारत के बीच संबंध इस स्तर तक नहीं जाएंगे। अब चौथा चरण होता है अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप का। जब कोई संघर्ष निश्चित बिंदु तक बढ़ जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अन्य देश मध्यस्थता करने, युद्ध विराम पर बातचीत करने या मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए हस्तक्षेप करते हैं। इस चरण में व्यापक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध भी शामिल हो सकते हैं, जिसका प्रभाव दोनों देशों पर तो पड़ता ही है, पूरी दुनिया इससे प्रभावित हो जाती है। रूस और यूक्रेन युद्ध का परिणाम आज पूरा यूरोप भुगत रहा है। गैस की कीमतों में वृद्धि और तेल की कीमतों में वृद्धि ने पूरे विश्व का जीना हराम कर दिया है। भारत कनाडा तनाव से जो हालात बिगड़ रहे हैं उसका असर दोनों देशों की अर्थव्यवस्था के अलावा दोनों देशों के नागरिकों पर भी पड़ेगा। और अब पांचवा और अंतिम चरण होता है समाधान या तनाव कम करना। आदर्श रूप से विवादग्रस्त देशों बातचीत, शांति वार्ता या राजनयिक प्रयासों से एक समाधान तक पहुंचाना होता है। तनाव कम होने पर दोनों देश अपने अपने नुकसान का आकलन करते हैं। डी-एस्केलेशन में शांतिपूर्ण रिश्ते की ओर लौटने के लिए उठाए गए कदम शामिल हैं। भारत और कनाडा को भी यह सब करना ही होगा। अब सवाल यह है कि ऐसा कितनी देरी से और किन हालातों में किया जाएगा। क्या कनाडा
खालिस्तानी आतंकियों को अपनी जमीन मुहैया न कराने के लिए राजी होगा? क्या ट्रूडो भारत पर लगाए गए आरोपों को वापस लेगा? दोनों सरकारें अब फिलहाल अपने अपने स्टैंडों पर कायम हैं। इसमें आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के विश्लेषण में इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर में आज इतना ही। इसी प्रकार की ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।